क्या आप एक ऐसे इंसान के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को सीखना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी द वैंगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे? ये इन्वेस्टमेंट कंपनी $5.3 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि $5.3 ट्रिलियन। इस समरी में आप सीखेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। वैसे क्या आपको पता है कि जॉन बोगल के इस प्रिंसिपल पर वॉरेन बफे को भी इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम की कंपनी से $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी कि हेज फंड्स इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेज फंड इंडेक्स फंड क्या बला है, तो चिंता मत कीजिए, हम ये सब आपको इस समरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बुक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो के लीजिए और इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी समरी लाने का। ये आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट समरी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से और पूरी सुनिएगा। डोंट अलाउ अ विनर्स गेम तो चेंज इनटू अ लूजर्स गेम। इस बुक में हम ये जानेंगे कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पहले हम आपको इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका यह है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि कंपनी का 10% 1 लाख शेयर में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कोई उस 1 लाख शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का 10% मालिक बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये सोचकर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगी तो वो शेयर्स को बेचकर अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। अब जो लोग ऐसी इंडिविजुअल कंपनी खुद नहीं ढूंढ पाते वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी एक ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनियों के बारे में नॉलेज है। ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढने में माहिर होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इसका रिस्क कम करने के लिए फंड मैनेजर लोगों के रुपए को एक कंपनी में नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी हमें सिर्फ पैसा देना है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख दिया, मैंने 2 लाख दिया और भी दूसरे लोगों ने अपने हिसाब से पैसे दिए, तो फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनी में लगा देता है और उससे जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो हम सब मिलकर झेलेंगे। इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन उसमें पैसा फंड मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 की बात करें तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में NIFTY 50 नाम का इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में उनके मार्केट कैप के हिसाब से लगा देंगे। हम तो ये सब समझना इतना भी मुश्किल नहीं है ना। इस बुक में जॉन ने ये बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में किसी भी इंडेक्स फंड को मात देकर आगे नहीं निकल सकता, इसलिए हमें अपना पैसा हमेशा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अ पैराबल। गोट्रोक्स नाम का एक रईस भरा पूरा परिवार था। उन लोगों ने अमेरिका के मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार का हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स गोट्रोक्स परिवार में ही थे तो एक्सपर्ट्स ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर्स अपने कजिन्स को बेच दे और बदले में उनसे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ले। इससे ये फायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके शेयर से उनके कजिन्स को नहीं बल्कि उन्हें फायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद गोट्रोक्स परिवार को लगा कि उनका ये प्लान काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है जिन्हें और भी ज्यादा नॉलेज हो और जो बेहतर तरीके से उनके शेयर्स को मैनेज कर सके। अब वो और मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें इन मैनेजर्स को भी फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ साथ जब भी शेयर्स खरीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए उन्हें कमीशन भी देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए जरूरत न होने के बावजूद भी शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से गोट्रोक्स परिवार को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा, यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की सलाह एकदम बेकार थी और उन्हें पहले की तरह अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए ताकि जब किसी कंपनी को फायदा हो तब उन्हें भी उसका फायदा मिल सके।
जॉन का भी यही मानना है कि अगर एक आम आदमी इधर उधर के बजाय अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाए और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखे, तो उसे ज्यादा फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना है कि ऐसा दो कारण से होता है। पहला तो है उस कंपनी की अर्निंग, यानी कंपनी असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ना चाहिए, और अगर अर्निंग कम होगी तो शेयर का दाम भी गिरना चाहिए, और देखा जाए तो एक शेयर के दाम पर सिर्फ इसका ही असर पड़ना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। शेयर के दाम पर अलग अलग चीजों का काफी असर पड़ता है। लोगों के इमोशन यानी भावनाओं का भी इस पर असर होता है। इस इमोशन को पीई रेशियो से मेजर किया जा सकता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। आइए पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एक साल के बाद वो कंपनी आपको 5 रुपए कमा कर देती है, तो इस कंपनी का पीई रेशियो हुआ प्राइस डिविडेड बाय अर्निंग, यानी पीई रेशियो 1/5 इक्वल्स 20। पीई रेशियो 20 का मतलब हुआ कि लोग एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपए लगाने को है। अगर इसी कंपनी का पीक 50 हो जाए तो इसका मतलब है लोगों को भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए वो इसमें 50 रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार है। इसी तरह अगर इसका पीई कम हो जाता है, यानी लोगों को कंपनी से ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो वो इसमें कम पैसा लगाना चाहेंगे। इस तरह पीई रेशियो का भी शेयर के दाम पर बहुत असर होता है। तो हमने देखा कि शेयर के दाम दो वजह से कम या ज्यादा हो सकते हैं, कंपनी की अर्निंग से और लोगों के इमोशन से। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके प्रॉफिट कमाती है तो उसका असर शेयर के दाम पर होता है, और जब लोगों की उम्मीद कंपनी के प्रति बढ़ती या कम होती है तो इसका भी असर होता है, जिसे हमने पीई रेशियो के जरिए समझा। लेकिन लॉन्ग रन में पीई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की असली वैल्यू उसके अर्निंग पावर से डिसाइड होती है और शेयर का फाइनल प्राइस लंबे समय में कंपनी की अर्निंग पावर को दिखाता है। हाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स टर्न अ विनर्स गेम इनटू अ लूजर्स गेम। जॉन कहते हैं कि अगर हम अपने देश के सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, यानी उन्होंने कितना % कमाया है, तो वो मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट ने उन्हें दिया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स की मदद ली है तो उन्हें उनकी कमीशन भी देनी पड़ेगी, और बिल्कुल उतना ही उन्हें कम रिटर्न मिलेगा। उनका रिटर्न उतना ही कम हो जाएगा जितना उन्होंने कमीशन दिया है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम कमीशन देते हैं या नहीं देते तो इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर होगा। इमेजिन कीजिए कि एक स्टॉक मार्केट है जो कभी ज्यादा रिटर्न देती और कभी कम, लेकिन एवरेज में हमें 50 साल के लिए 8% रिटर्न मिल जाता है। सोचिए कि एक इंसान है जो 22 साल की उम्र से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता रहता है। अब आप बोलेंगे इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट? तो इसका जवाब ये है कि वैसे भी तो हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ सेव करता ही है, तो इस इंसान ने बैंक के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जो उसे 8% का रिटर्न दे रही थी। अब इसके बजाय वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करे तो फंड मैनेजर उससे 2.5% लेगा, जिसके कारण हर साल उसका रिटर्न 8-2.5-5.5% का हो जाएगा। अब अगर ये इंसान एक ही बार में 1 लाख रुपया 50 साल के लिए 5.5% पर इन्वेस्ट कर देता तो उसे फाइनल रिटर्न 14 लाख मिलेगा। लेकिन इतना ही पैसा अगर वो बिना किसी फंड मैनेजर को फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता तो उसे फाइनल रिटर्न 46 लाख मिलता, यानी पहले केस से 300% ज्यादा। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि जितना ज्यादा मोशन होगा रिटर्न उतना ही कम होगा। यानी हम जितनी बार फंड में से पैसा निकालते हैं हमें उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसे हमारी इनकम ही माना जाता है। ये एक काफी बड़ा खर्चा होता है। ऐसे फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है उसमें शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब फंड मैनेजर को लगता है कि कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो वो पुरानी कंपनी के शेयर बेचकर आपका पैसा नई कंपनी में लगा देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही बरकरार रखते हैं तो हमें पता है कि हमारा पैसा ज्यादा मूव नहीं करेगा, इसलिए इन्वेस्टर्स को टैक्स भी काफी कम देना पड़ता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन बताते हैं कि पिछले 25 सालों में इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 10% रहा है, जबकि अमेरिका के इंडेक्स और P500 का रिटर्न 12.3% रहा है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है जिन्हें बड़ी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसमें बार बार शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एवरेज में 1.5% टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से फंड का रिटर्न 10-1.5-8.5% रह जाता है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो उसमें टैक्स 0.6% के करीब है। ये रेट इसलिए कम है क्योंकि इस इंडेक्स में शेयर्स बहुत ज्यादा खरीदे या बेचे नहीं जाते।
इसलिए इनका रिटर्न 12.3-0.6-11.7% के करीब आता है। इसका मतलब अगर कोई 1 लाख रुपया 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे अंत में 6,17,000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन इंडेक्स फंड में 14,90,000 मिलेंगे, यानी म्यूचुअल फंड वालों को करीब 8,37,000 रुपए कम मिलेंगे। सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म विनर्स। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि हमें किस फंड में पैसा लगाना चाहिए। एक कहावत है कि डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द हैस्टैक। जॉन कहते हैं कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो बल्कि पूरा घास ही खरीद लो। अब इसे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो अगर हम सिर्फ उन कंपनियों को ढूंढने में लगे रहेंगे जो इंडेक्स फंड को बीट कर सकती है और उससे ज्यादा रिटर्न दे सकती है तो ये तो एक लूजर की गेम हुई। इसके बजाय ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही टॉप पर है। इन शॉर्ट, अपने देश का इंडेक्स फंड ही खरीद लो। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए जॉन ने पिछले 36 साल का म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया है। पिछले 36 साल में 355 नए म्यूचुअल फंड आए थे, लेकिन उनमें से 223 म्यूचुअल फंड्स बंद हो गए, यानी 2/3 आरडी से भी ज्यादा आउट ऑफ बिजनेस हो चुके थे। इतना ही नहीं, जो बचे थे उनमें से 60 ने इंडेक्स फंड के मुकाबले काफी खराब परफॉर्म किया, 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास परफॉर्म किया और सिर्फ 24 ने अपने इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया। असल में इन 24 में से भी ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने शुरू में ही अच्छा परफॉर्म किया था जब इनका फंड साइज छोटा था। और जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, अ फैट वॉलेट इज द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स, यानी जिनकी जेब में ज्यादा पैसा होता है वो बिना सोचे समझे लापरवाही से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। 1% इस तरह अंत में सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो बंद नहीं हुए और इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए। यानी म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को मात नहीं दे सके। अब इससे पहले कि कोई सोचे चलो यार इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो रुक जाए, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई। असल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी पता नहीं होता कि 355 म्यूचुअल फंड्स में से कौन अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाले सालों में कौन अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि अगर सिर्फ 1% म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं तो क्यों ना पैसा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। बात घूमकर वहीं आ गई कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो बल्कि पूरा घास ही खरीद लो। इसे इस तरह सोचें कि अगर आप एक डाइस भी रोल करते हैं तो किसी भी नंबर आने का चांस 1/6 होता है, यानी 16.66%, और यहाँ इंडेक्स फंड को बीट करने का चांस तो 1% से भी कम है। फोकस ऑन द लोवेस्ट कास्ट फंड्स। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप किसी एक्सपर्ट या मैनेजर से इन्वेस्टमेंट की टिप लेते हैं तो आपको उन्हें फीस भी देनी होगी और वो आपसे जितना पैसा लेंगे आपका रिटर्न उतना ही कम होता रहेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमसे जो कॉस्ट ली जाती है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, इसलिए ये 1-2% तक चला जाता है, लेकिन यही कॉस्ट इंडेक्स फंड में सिर्फ 0.1% के आसपास होता है। बेंजामिन ग्राहम इंडेक्स फंड्स के बारे में क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस के ऑथर बेंजामिन ग्राहम के इंडेक्स फंड के बारे में क्या विचार है? वैसे तो बेंजामिन इंडेक्स फंड मार्केट में 1949 तक आए ही नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक बात कही थी जो इनडायरेक्टली इंडेक्स फंड्स के पक्ष में ही थी। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना ही इतनी दिलचस्पी और लगन होती है कि वो हर वक्त बिजनेस के बारे में ही पढ़ते रहे। इसलिए उन्हें अपने पैसे डिफेंसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे जितना भी रिटर्न मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब आप अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगाकर अलग अलग कंपनी में लगाते हैं तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। अक्सर लॉस का रिस्क कम करने लिए कुछ ऐसे शेयर पैसा लगाया जाता है जो ज्यादा रिटर्न तो नहीं देते, लेकिन उनमें पैसा डूबने का खतरा काफी कम होता। ऐसे पोर्टफोलियो को डिफेंसिव पोर्टफोलियो कहा जाता, जिसमें पैसा ज्यादा रिस्की और कम रिस्की दोनों शेयर्स में लगाए जाते हैं। बेंजामिन ने यह भी कहा था कि वॉल स्ट्रीट का मकसद बिजनेस करना है और इन्वेस्टर्स से जो कमीशन मिलता है मार्केट उसी बेसिस पर चलता है, जिसका मतलब है कि इस मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि बार बार स्टॉक खरीद और बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि सबसे बेस्ट स्टॉक्स में लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके ही अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। तो इस समरी में सबसे पहले हमने ये जाना कि फंड मैनेजर वो होता है जो हमारे पैसे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फिर हमने समझा कि म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ फंड मैनेजर को एक्टिव होकर इसे मैनेज करना पड़ता है। फिर हमने समझा कि इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पहले से कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं जिसके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए फंड मैनेजर को इसे ज्यादा एक्टिव होकर मैनेज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है।
हमने ये भी देखा कि कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर ये गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाएगा। और पिछले 35 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से 1% से भी कम म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट किया था। जिसका मतलब है कि अगर हम अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं तो वो कई गुना बेहतर होगा। हमने इस टॉपिक पर बेंजामिन ग्राहम के नजरिए को भी समझा। इस इन्वेस्टमेंट मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि ये तभी ग्रो करेगा जब मैनेजर्स को कमीशन मिलेगा, और ज्यादा कमीशन तब मिलेगा जब शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे जाएंगे, जिसका सीधा साधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम मिलेगा। तो अब जब आप इस फर्क के लॉजिक को समझ गए हैं तो सोच समझकर अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करें। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, अगर हम आपको थोड़ा भी समझा पाए कि क्या है इन्वेस्टमेंट तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है बताए, और भाई लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।